नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम एक और प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जिसमें मैंने 25 प्रश्न यहाँ पे लिए हैं और ये 25 प्रश्न आपकी जो आने वाली परीक्षा है पटवारी लेखपाल की या कनिष्ठ सहायक की है या ग्रुप सी के अंतर्गत जो भी परीक्षाएँ UKPSC के द्वारा करवाई जानी है उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। यदि आपको सेशन पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, सिंधी भाषा का संबंध किस से है? तो आपको बताने हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पैसाची, ब्राचड़, मगही या सौरसैनी यहाँ पे होना चाहिए, सौरसैनी। तो बताइए सिंधी भाषा का। तो सिंधी भाषा का संबंध आपके ब्राचड़ अपभ्रंश से है। ठीक, तो ये अपभ्रंश की श्रेणियां हैं जिसमें ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत आती है सिंधी भाषा। इसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार आपसे पूछा जाता है। तो हिंदी सामी, काकेसी, पापुई, भारोपीय किस परिवार की है? तो बिल्कुल बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, याद रखिएगा। ठीक, तीसरा प्रश्न है हमारा, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ? तो कौरवी कहते हैं बेसिकली खड़ी बोली को। ठीक है, खड़ी बोली का एक नाम है कौरवी और खड़ी बोली यानी कि हिंदी। ध्यान रखिएगा, हिंदी बोले या क्योंकि खड़ी बोली को ही हिंदी के नाम से भी जाना जाता है और इसी का नाम है कौरवी। ठीक है, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। तो अब आपसे अगर खड़ी बोली पूछा जाए या हिंदी पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? पश्चिमी हिंदी लिखोगे। ठीक है, और कौरवी भी पूछा जाए क्योंकि कौरवी हिंदी का ही, खड़ी बोली का ही एक नाम है, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा है? तो सीधा सा आंसर इसका हो जाएगा, सभी जानते हैं यह अवधी भाषा में तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया था। ठीक, अगला 5वां प्रश्न हमारा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौरसैनी संस्कृत या प्राकृत? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका सौरसैनी संस्कृत नहीं होना चाहिए था, सौरसैनी अपभ्रंश यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है हिंदी का विकास? सौरसैनी के अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, उत्पत्ति हुई है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अब प्रश्न भी आपको ढंग से पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको गलती नहीं करनी है प्रश्न पढ़ने में। तो 2 से 3 बार आप अपने प्रश्न को पढ़िए क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको प्रश्न उत्तर ही नहीं बता रही हूँ बल्कि आपको तरीका भी बता रही हूँ कि किस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम्स में, जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हो तो कितना सारा वहाँ पे बर्डन होता है, तो कैसे आपको उस बर्डन को मतलब उसका सामना करते हुए अपने प्रश्नों को पढ़ना है। तो गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी में आपकी ब्रजभाषा भी आती है, कन्नौजी भी आती है, बुंदेली भी आती है। ठीक है, यहाँ पे बघेली नहीं आती है, ये पश्चिमी की नहीं है बल्कि ये पूर्वी हिंदी की है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां हमारा प्रश्न है, नाविक शब्द में संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो मैंने आपको संधि बहुत अच्छे से पढ़ाई है और अयादि संधि यदि आपने पढ़ी हो तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नौ धन इक। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो यदि आपने संधि वाला वीडियो नहीं देखा है ना तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, नौ धन इक जब हम करते हैं ना तो इसमें जो औ है इसको हम ले लेते हैं। ठीक, और इसका इसके साथ जो ई है, ये दोनों आपको पता है जब मैंने बताया था। तो औ और औ के साथ अगर ई मिल जाए तो इसका क्या हो जाएगा, आओ हो जाता है। ठीक है, आओ अगर हो जाए तो फिर यहाँ पे हमारा स्वर बच जाता है 9 क्योंकि हमने उसका औ अलग कर दिया है। ठीक, अब जो आने वाला स्वर है यानी ई है तो ये यहाँ जुड़ जाएगा और जो अंतिम स्वर यहाँ पे अंतिम वर्ण बच गया क, तो ये हो जाएगा। अब जो 9 है, जो आ है, अब हम इसको संयुक्त कर देते तो आ अगर इसको पूरा करेगा तो ये ना हो जाएगा। ठीक है, ये ई जो है ये व को पूरा करेगा तो ये
वी हो जाएगा। और अगर ये इस क को हम ऐसे ही ले लेंगे तो ये बन जाएगा नाविक। ठीक, तो इस तरह से बना नाविक। नौ धन इक होता है। कई बार लोग नो धन इक कर देते, कई बार ना धन, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको संधि की प्रक्रिया मैंने बताई थी कि अयादी संधि संस्कृत की डायरेक्ट ली गई संधि है, इसलिए थोड़ी सी टफ ज़रूर है, लेकिन अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, इजीली आप कर लोगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न है, रजनीश शब्द में कौन सी संधि है? तो बिल्कुल रजनीश, रजनी, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो रजनी धन ईश हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि यदि आपके पास नी है तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई आप ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ई लगा हुआ है, यहाँ भी बड़ा ई है, तो जहाँ पर दो समान स्वर और ई मिला के क्या बनता है, हमेशा ई बनता है। तो यानी कि रजनीश ई दीर्घ हमें स्वर प्राप्त हो रहा है, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला है पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? बहुत इंपॉर्टेंट है अयादी संधि, बहुत प्रश्न आप अयादी संधि से बनते हैं, तो इसलिए अयादी संधि स्वर संधि है, पवित्र में अयादी संधि है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए 11वां हमारा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो वर्तनी भी आपसे बहुत पूछी जाती है, कौन सा सही है? देखो 4 ऑप्शन जब सेम आते हैं ना तो हम कंफ्यूजन कर लेते हैं, इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो वर्तनी की खासकर तो उसको बार बार बोलने का यानी उच्चारण करने का और लिखने का प्रयास कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि हम बोलते कुछ हैं और लिखते कुछ हैं, तो इसीलिए हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप इस तरह के शब्द देखते हैं वर्तनी, तो उनको लिखने की और बोलने की बार बार कोशिश कीजिए। ठीक है, तो परीक्षा इस तरह से लिखा जाता है। चलिए 12वां हमारा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो एक ही यहाँ पे शुद्ध शब्द दिया हुआ है, बाकी सारे अशुद्ध हैं, और आप देख पा रहे होंगे लगभग सभी सेम दिख रहे हैं। तो बिल्कुल इसका सीधा सा आंसर मैं आपको बता देती हूँ, अनुग्रहित, क्योंकि अनुग्रहित में इस तरह से जो ग्रह लगता है वो इस तरह से लगता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा 13वां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। फिर वर्तनी आपसे पूछ रहे हैं, नरक, नर्क, नरक या रग, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर ए भी सही है और बी भी सही है, लेकिन आप हिंदी वर्णमाला हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो तो उसकी दृष्टि से आपके पास कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये तद्भव है। तद्भव यानी कि जो हिंदी में विकसित की गई है ध्वनियाँ हैं, जो हिंदी में संस्कृत से हिंदी में तद्भवीकरण जिनका हुआ है, और नर्क, नर्क जो है वो तत्सम की ध्वनि है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब अगर आप, क्योंकि आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर इस सेम ऑप्शन अगर सेम आपके पास आता है तब आप इसको सही करोगे, लेकिन अगर नरक नहीं दिया हुआ है और नर्क दिया हुआ है तो आप बी सही कर लोगे। ठीक, चलिए 14वां हमारा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। फिर आपसे शुद्ध शब्द पूछ रहे हैं, कौन सा शब्द सही है? 4 ऑप्शन आपके पास, तो टिप्पणी इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हमारा 15वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। तो 4 आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, एक यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है, बाकी 3 अशुद्ध हैं। तो देखिए अंत्याक्षरी एकदम सही लिखा हुआ है, पूजनीय नहीं होता है बल्कि पूजनीय होता है। ठीक है, तो सारे यहाँ पे पूरे वर्ड लिखे जाते हैं, इसलिए पूजनीय इस तरह से लिखते हैं। तदोपरांत नहीं होता है बल्कि तदुपरांत होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तदुपरांत होता है। और कवियित्री नहीं होता है बल्कि कवयित्री होता है। ठीक, तो ये मात्रा जो है वो य के ऊपर लगती है, ई की मात्रा। ठीक, तो इस तरह से लिखा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए 15वां हो गया। 16वां प्रश्न है हमारा, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो हमने पढ़ी थी जब वर्णमाला, तो उसमें हमने संयुक्त व्यंजन आपको पढ़ाए थे। तो अक्षर, ज्ञ और स्र 4 हमारे क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हैं, और उनमें से हमने बताए थे कौन सा व्यंजन किसके मेल से बनता है। तो यहाँ पे जो ज्ञ वर्ण है वो आधा ज हो गया और य हो गया। ठीक, तो इन दोनों को मिला करके आपका बनता है ज्ञ। एक और कंडीशन मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, सपोज अगर यहाँ पे इस तरह से दिया रहता, यों में भी हलंत दिया रहता और आगे से आपके पास इस तरह से दिया रहता औ। ठीक है,
तब अगर आपसे पूछा जाता कि इनमें से कौन सा सही है, तो ये भी स्थिति सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हमने यो में हलंत लगाया है ना, तो इसका मतलब हमने उसका स्वर अलग किया हुआ है, उसका अ अलग हो गया है। लेकिन उसमें यहाँ पर कोई हलंत नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, अ इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, यहाँ पे अ अलग नहीं किया गया है, तो ये स्थिति भी सही होती है। और जो मैंने बताई वो भी स्थिति सही होती है, यानी कि इन दोनों से ही मिलकर के वो बना है। ठीक, चलिए 17वां हमारा प्रश्न है, वर्ण के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो मैंने आपको वर्णमाला में बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझाया, अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं सभी बता रखे हैं मैंने। तो जिन लोगों ने भी देखे होंगे वो तो बहुत ईजी तरह से अपने आंसर्स लगा रहे होंगे। तो देखो, वर्ग 5 वर्ग मैंने बताए थे वर्णमाला में, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अघोष का मतलब जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, या वायु जो हवा है वो कम निकलती है। तो पहला और दूसरा कौन सा हो जाएगा, क हो गया और ख हो गया। ठीक, फिर चौ वर्ग का च हो गया, छ हो गया। इसी तरह से टौ वर्ग का ट हो गया, थ हो गया। ठीक, इसी तरह से तौ वर्ग का त हो गया, थ हो गया। पौ वर्ग का प हो गया और फ हो गया। तो ये सब क्या है, ये अघोष ध्वनियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 18वां, निम्न में से इकारांत शब्द कौन सा है। तो इकारांत मतलब जिसके अंतिम जो वर्ण है वो ई से ख़त्म होता है। ठीक है, उसे कहते हैं इकारांत। ई कारांत, कारांत मतलब ई से अंत होने वाला। ठीक है, औकारांत आप पढ़ते होंगे, आकारांत हम पढ़ते हैं। तो जिन वर्णों का अंत इन स्वरों से होता है ना, उन्हें जैसे ई से अगर होगा तो इकारांत, औ से होगा तो अकारांत, आ से होगा तो आकारांत हो गया, ऊ से होगा तो ऊकारांत हो गया, उ से होगा तो ऊकारांत। तो इस तरह जिस भी वर्ण पर अंतिम समाप्ति उस शब्द की होती है ना, तो उसे उसी के कारांत से जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इकारांत कौन सा है। तो छोटा ई यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे, ईकारांत नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ईकारांत और इकारांत आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक ही शब्द है जिसकी जो समाप्ति है वो ई, छोटे ई से हो रहे हैं। जैसे ध्वनि है ना, तो इसमें ई जो है वो अंतिम स्वर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपराधिनी दिया हुआ है, तो ये क्या है, अपराधिनी ई कारांत है। ठीक, वैसे ही यहाँ पे उकारांत है। ठीक, तो ये आई एकारांत है, एकारांत भी होता है ये चंद्रबिंदु वाला। चलिए 19वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ से कौन सी ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं, क ख। ठीक, जो क वर्ग है वो कंठ वर्ग है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब आगे 20वां प्रश्न है, क ग, इनको ऐसा उच्चारण करना है, क ग ज फ, यानी कि थोड़ा सा जो आप नुक्ता लगा हुआ बिंदु नीचे से देख पा रहे हैं ना, उसे कहते हैं नुक्ता। कई बार पूछ भी दिया जाता है कि इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो नुक्ता आपको ध्यान रखना है। और जिन भी वर्णों में 5 ध्वनियाँ हमारे हिंदी में हैं, क ग ज फ और ख। ठीक, तो ये जो ध्वनियाँ हैं हमारी, ये नुक्ता लगी हुई हैं, और ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ होती हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए 21वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है। तो आपको बताना है, सबसे पहले आता है क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, और लास्ट में आता है प वर्ग। वर्णमाला तो आपने पढ़ी ही है, तो आपको इसका आंसर पता होगा, है ना। चलिए 22वां हमारा प्रश्न है, प्रतिमान में कौन सा समास है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जो प्रतिमान है उसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि प्रति और मान, क्योंकि जहाँ भी मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि प्रति जहाँ भी उपसर्ग लगा होगा ना जिस भी शब्द में, तो सीधे सीधे आप अपना आंसर लगाना अव्ययी भाव समास में। ठीक, चलिए समास शब्द का अर्थ है। तो समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना, कोई विस्तृत मतलब समास की हुई चीज़ है, विग्रह की हुई कोई चीज़ है, तो उसको एक वाक्य में परिवर्तित करना, संक्षेपण करना। ठीक है, तो उसे कहते हैं समास। भुजदंड में कौन सा समास है। तो भुजदंड में कौन सा है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, त्रिवेणी में कौन सा समास है। तो त्रिवेणी, वेणी कहते हैं नदी को। ठीक है, त्रि मतलब 3, तो 3 नदियों का संगम या 3 नदियों का समाहार जिसे हम कह सकते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा डी, द्विगु समास। जहाँ पर भी
जिस शब्द का पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है और द्वितीय पद जो होता है वो किसी समूह का बोध कराता है। तो त्रि का मतलब होता है 3 और वेणी का मतलब होते हैं नदियाँ। ठीक है, तो 3 नदियाँ जहाँ पे मिलती हैं उसे कहते हैं त्रिवेणी, या 3 नदियों का समाहार या समूह जो भी होता है तो उसे कहते हैं त्रिवेणी। ठीक, तो यहाँ पे 3 नदियों का समाहार यानी कि त्रिवेणी, तो इसमें आ जाएगा आपका पहला पद 3 हो गया, संख्यावाची है, और दूसरा क्या है, समूह का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप किसका आंसर लगाओगे, द्विगु समास का। ठीक, तो उम्मीद है आज के 25 प्रश्न आपकी इम्पॉर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि से और आपको ज़रूर हेल्पफुल लगे होंगे। मैं उम्मीद करूँगी कि इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और इनको आप बिल्कुल भी हल्के में न लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपसे प्रश्न बनेंगे और ये बिल्कुल आपके सिलेबस पर ही आधारित हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।